हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले इस लेक्चर हम डिस्कस करेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर कितने टाइप का होता है और हम जानेंगे कि फुल वेव रेक्टिफायर दो टाइप का होता है। एक होता है हमारे पास सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरा होता है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और उसमें भी आज हम जो सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो करेंगे किस पर, सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर पर। सबसे पहले हम इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम इसके वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसकी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है फुल वेव रेक्टिफायर की उसे हम डिस्कस करेंगे, फिर हम इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे जिसे हम क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। और दोनों डिस्कस करेंगे किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए भी और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए भी। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं ना, तो कल एक क्वेश्चन था, यानी जो लेक्चर नंबर 15 है वहां पर एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन में क्या निकालने को बोला था, पीक इनवर्स वोल्टेज निकालने को बोला था और मैंने उसको वहां पर स्किप कर दिया या फिर आपको बताना भूल गया। वो क्वेश्चन का पार्ट बी था, लेकिन आज वो चीज यहां पर क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। ठीक है बात। तो ये क्या है भाई, आज के इस लेक्चर के टॉपिक हैं, तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेड डालो क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। अब जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो यही है कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। किसी को इस बात में तो शंका नहीं है कि रेक्टिफायर क्या होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है। रेक्टिफायर क्या है भाई, रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है, यानी एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमारे घर में बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो डीसी में चलते हैं और बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट एसी से चलते हैं और हमारे घर में आती क्या है, एसी आती है, तो हमें उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो रेक्टिफायर क्या होता है, मैं ये मान के चल रहा हूं आप सबको इसकी डेफिनेशन पता है। हमने हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है ये डिस्कस कर रखा है। आज हमें क्या पढ़ना है कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। तो इस तरह से कॉपी के ऊपर हिंट डालो क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कहीं पर भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट में लिखो या मुझे मैसेज करो। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर, मान लो यहां से एक एसी सिग्नल जा रहा है इस तरह से। मैंने क्या बोला कि भाई एक यहां पर मेरे पास एसी सिग्नल है, ये मेरे पास एक एसी सिग्नल है। एसी का मतलब क्या हुआ, अल्टरनेटिंग करंट है या अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। माना ये करंट है, यहाँ ये आई है और ये टाइम टी है। अल्टरनेटिंग करंट की खासियत क्या होती है, ये टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज करती है, साथ ही साथ अपनी डायरेक्शन को भी चेंज करती है। अब मैंने क्या कर दिया, इस एसी सिग्नल को इनपुट दिया किस पर, एक फुल वेव रेक्टिफायर पर। मान लो मैंने यहां पर एक सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बना दिया, फुल वेव रेक्टिफायर बना दिया। अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या करेगा, इसको इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। कैसे कन्वर्ट करेगा, समझना जरा बात को। ये मेरे पास क्या है, टाइम है और यहां मुझे क्या मिलेगा, डीसी करंट मिलेगी। देखना जरा, ये क्या है, फर्स्ट हाफ साइकिल है, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो मुझे यहां पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। अब कल क्या हुआ था, यहाँ हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या हुआ था कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल था उसके लिए मुझे यहाँ पर कोई आउटपुट देखने को नहीं मिला था। लेकिन इन दिस रेक्टिफायर, इन फुल वेव रेक्टिफायर, वी ऑल्सो गेट आउटपुट फॉर दिस नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट। लेकिन चमत्कार वाली बात यह है कि भाई वो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा जिस डायरेक्शन में इससे पहला वाला आउटपुट था, यानी वो आउटपुट भी मुझे इसी तरह से देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉजिटिव के लिए भी अगेन ऐसे ही देखने को मिलेगा, उसके बाद अगले पॉजिटिव के लिए भी ऐसे ही देखने को मिलेगा। यानी ये जो मेरे पास पूरी वेव है, यानी जो पूरा साइकिल है इस एसी इनपुट का, वो क्या हो गया है, रेक्टिफाई हो गया है। यानी फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, एसी इनपुट के पूरे साइकिल के दौरान मुझे यहां पर बाहर आउटपुट देखने को मिलता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या था, ये आउटपुट नहीं था, यानी हाफ ही वेव क्या, आधी ही वेव क्या हो पा रही थी, रेक्टिफाई हो पा रही थी। लेकिन यहां पर पूरी वेव, यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो वेव है ये पूरी क्या हो जा रही है, रेक्टिफाई हो जा रही है। इसलिए हमने इसको क्या बोला है,
फुल वेव रेक्टिफाई बोला है या रेक्टिफायर बोला है। तो अगर फुल वेव रेक्टिफायर को आप एक लाइन में डिफाइन करना चाहोगे, आप क्या बोलोगे कि इन फुल वेव रेक्टिफायर वी गेट आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ सिग्नल एज वेल एज नेगेटिव हाफ सिग्नल ऑफ एसी इनपुट। यानी पॉजिटिव हाफ सिग्नल और नेगेटिव हाफ सिग्नल दोनों के करस्पॉन्डिंग मुझे आउटपुट देखने को मिलता है, और आउटपुट में क्या देखने को मिलेगी, डीसी करंट देखने को मिलेगी। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर डीसी करंट है। सिंपल बात है। ओके, अब ऐसा क्यों देखने को मिलता है वो हम कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में देखेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ में आना चाहिए कि फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप इस बात को समझ चुके हैं। अब यहां पर आता है कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर कितने टाइप का होता है। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है वो दो टाइप का होता है। अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फुल वेव रेक्टिफायर हमारा दो टाइप के होता है। यानी आप ऐसे हेडिंग बना के चलना, टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग क्या है हमारी, टाइप्स ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो आप इस तरह से एक डायग्राम बना सकते हैं, यहां बोलते हैं एक ऐसे कोई लिखो, यहां पर लिखो क्या, ऐसे फुल वेव रेक्टिफायर, और यहां से ऐसे लाइन देके दो एरो बनाओ। एक होता है मेरे पास क्या, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और दूसरा होता है मेरे पास फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ओके। तो दो टाइप के हमारे पास रेक्टिफायर होते हैं, उनमें से भी आज मैं जिस पर फोकस करने वाला हूं वो कौन सा वाला है हमारे पास, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। ये हमारा क्या है आज के इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। ठीक है, तो आगे बढ़े, चलो भाई हेड डालो क्या, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी, सेंटर टैप या टैप फुल TAP टैप फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, नाउ सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इसको हम बनाते कैसे हैं, यानी इसका कंस्ट्रक्शन। तो पहली हेडिंग डालो क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो पहली हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी भाई, इसका कंस्ट्रक्शन, कि इसको हम बनाएंगे कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक, तो इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्या क्या चाहिए, वी नीड हमें सबसे पहले दो डायोड चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टू डायोड्स। ठीक है, से D1 एंड D2, उनको मैं क्या नाम दे दूंगा, एक को D1 बोल दूंगा, एक को D2 बोल दूंगा। दो मुझे क्या चाहिए, डायोड चाहिए, और मुझे क्या चाहिए भाई, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए। एक क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर। क्या चाहिए भाई, ट्रांसफॉर्मर चाहिए। अब स्टेप अप स्टेप डाउन कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। और ये जो ट्रांसफॉर्मर है एक स्पेशल टाइप का होगा, कैसा होगा, सेंटर टेप का मतलब है अभी हम समझेंगे। सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होगा, कैसा ट्रांसफर होगा भाई, सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर होगा। क्या होता है सेंटर टैप ट्रांसफॉर्मर, अभी जब हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाऊंगा, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए भाई, यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस चाहिए, एक हमें क्या चाहिए, लोड रेजिस्टेंस चाहिए, से RL, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, RL बोल दिया। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब वो कोई बल्ब हो सकता है या कोई अलार्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी एक रेजिस्टेंस चाहिए मेरे को, एक हायर रेजिस्टेंस, जिसको हमने क्या बोला है, लोड रेजिस्टेंस बोला है। अब इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, पेन से बनाएंगे। देखो कैसे, सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मर बनाओ। तो ये करे क्या बनाया मैंने, एक ट्रांसफॉर्मर बनाया। ऐसे करके ट्रांसफॉर्मर में दो कॉइल होती हैं, ये भी आप जानते हो, देयर आर टू कॉइल इन ट्रांसफॉर्मर। एक क्या होती है, प्राइमरी कॉइल, एक क्या होती है, सेकेंडरी कॉइल। तो एक कॉइल ये है, इसको प्राइमरी कॉइल बोल दिया। अब एक कॉइल ये है, इसको मैंने क्या बोल दिया, सेकेंडरी कॉइल बोल दिया। तो ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल। इन दोनों के बीच में क्या होगा, ऐसे सॉफ्ट आयरन की कोर होगी, उसको मैं ऐसे लाइन से दिखा देगा सिंबॉलिकली। ठीक, अब इस ट्रांसफॉर्मर का ये आउटपुट है, इसको मैंने A बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया भाई,
बी बोल दिया, ठीक है। अभी ये सेंटर टैप नहीं है, इसको सेंटर टैप करना है, उससे पहले डायोड D1 D2 लगा दो इधर। मान लो यहां पर मैंने क्या लगा दिया, इस तरह से एक डायोड D1 लगा दिया, यहां मैंने क्या लगा दिया, इस तरह से एक डायोड ये D1 लगा दिया। तो हियर वी हैव ए डायोड D1। ये डायोड कौन सा वाला है भाई, मेरा D1 डायोड है। और यहां मैं क्या लगा दूंगा, एक दूसरा डायोड D2 लगा दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक दूसरा डायोड का लगा दिया, D2 लगा दिया। तो हियर वी हैव अनदर डायोड D2। तो दो डायोड लगा दिए इस तरह से, ये D1 है और ये कौन सा है भाई हमारे पास, D2 है। अब क्या करो, इन दोनों डायोड से इस तरह से वायर लाओ, यूं करके, ये वायर लाया मैं, इन दोनों डायोड से इस तरह से मैं वायर लाऊंगा, यूं करके। वायर लाने के बाद इधर मिलाया ऐसे। अब यहां से क्या करो, एक वायर लाओ यूं करके, यहां पर क्या लगा दो, लोड लगा दो, यानी जो बल्ब लगाया ना हमको, जिसमें जलेगा, हमको पता चलेगा सिग्नल मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो ये मैंने क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। इस लोड रेजिस्टेंस का दूसरा टर्मिनल कहां लग जाएगा भाई, इधर लग जाएगा, इसके ठीक सेंटर में, ध्यान देना। इस लोड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड कहां लगा दो, इस ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी कॉइल है, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। अब सेकेंडरी कॉइल में मैंने यहां पर एक वाइंडिंग कर दी, इस लोड रेजिस्टेंस का दूसरा एंड है, उसको मैंने यहां पर बाइंड कर दिया, तो ठीक सेंटर में। ठीक सेंटर का मतलब क्या, बीच से है, नहीं, ठीक सेंटर का मतलब ये हुआ कि भाई इन दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जितना है, कौन से वाले, ऊपर वाले दो पॉइंट हैं ये वाले, इन दो पॉइंट के जो पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस से कितना है, Vm बोल दिया मैंने, ठीक है। तो उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी होगा, ये भी कितना होगा, Vm होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इसको लेट अस से दिस पॉइंट इज C पॉइंट, दिस C पॉइंट एक्ट लाइक ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस Vm है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, Vm के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ऐसा होगा, कैसा समझेंगे जरा, ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर मैं ये बोलूं कि भाई जो A पॉइंट है, जो VA है, वो कहाँ है, हायर पोटेंशियल पर है, ठीक है, किसी एक इंस्टेंट पर। जैसे यहाँ से AC इनपुट आएगा, माना जो VA है, पोटेंशियल एट A कहाँ है, हायर पोटेंशियल पर है, और पोटेंशियल एट B कहाँ है भाई, लोअर पोटेंशियल पर है, यानी ये नेगेटिव है। मान लिया ये पॉजिटिव एंड है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो मान लो इस समय जो मेरे पास VA माइनस VB है, वो कितना है, 24 वोल्ट के बराबर है। मैंने क्या बोल दिया कि इस A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 24 वोल्ट के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, जो मेरे पास VA माइनस VC है, वो कितना है, 12 वोल्ट है। और जो मेरे पास VC या VC माइनस VA है, वो कितना है, माइनस 12 वोल्ट है, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी, सॉरी ये B आएगा, VB जो है वो कितना है, माइनस का 12 वोल्ट है। ये बात समझ में आ रही है आपको, तो सॉरी उल्टा हो गया, जो मेरे पास क्या है, VB माइनस का VC है, वो कितना है, माइनस 12 वोल्ट है। और मैं इस C को क्या मान के चला हूं, माना यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0 है, ठीक है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। तो भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां है, उतना ही यहां भी है। अगर मैं यहां पर ऐसा लिखता, कैसे, VC माइनस VB लिखता, तो ये कितना आ जाता, 12 आ जाता, क्लियर है इतनी बात, 12 वोल्ट आ जाता। तो भाई इन दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो ऐसे हाफ हाफ हो जाएगा, तभी ये क्या है, सेंटर टेप है या सेंटर टैप है। सेंटर टैप का मतलब समझ में आ गया ना आपको, कि भाई जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। आगे ये बहुत काम आएगा ये चीज, जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो अब ये मेरे पास क्या हो गया, हमारा पूरा डायग्राम बन चुका है। अब मुझे आउटपुट कहाँ मिलेगा भाई, आउटपुट मिलेगा मेरे को इस लोड के बीच में। तो यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। और यहां से मैं क्या दूंगा भाई, इनपुट दूंगा। यहां से मैं क्या दूंगा, इनपुट। तो यहां से मैं क्या दूंगा, AC इनपुट दूंगा, और मुझे यहां पर क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा, ठीक है बात। तो दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, वो भी कौन सा वाला, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब बारी करते हैं किसकी, इसके वर्किंग की, कि किस तरह से ये काम करता है। आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब वर्किंग करने के लिए मुझे नया डायग्राम चाहिए, तो इसको मैं अगले वाले उसमें ले जा रहा हूं।
तो उसके लिए काम करते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं, ठीक है। इसका क्लोन बनाते हैं और उसको फिर यहाँ से उठा के दूसरे पेज में रख देंगे। इसको मूव कर देते हैं कहाँ, पेज नंबर 5 में, ठीक है भाई। ये हमारा क्या है भाई, फुल वेव रेक्टिफायर है। इसकी वर्किंग की हम बात कर रहे हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो ऐसे हेडिंग बना के चलो, क्या, वर्किंग ऑफ सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर, यानी उसी की वर्किंग। देखो भाई कैसे समझेंगे वर्किंग को हम। अब इनपुट यहां से देंगे, आउटपुट मुझे यहां देखने को मिलेगा। मान लो इस पॉइंट को बोल दो 1, इस पॉइंट को बोल दो 2, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट कहां की ओर है उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रेफरेंस दे दिया मैंने। इस पॉइंट को 1 बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने 2 बोल दिया। नाउ अज्यूम कर लो मैं यहां पर ग्राफिकली आपके लिए जो एसी इनपुट है उसको पहले ही ड्रॉ कर दे रहा हूं। ये टाइम के साथ मुझे यहां पर एसी इनपुट कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। तो ये मेरे पास क्या है भाई, एसी इनपुट है। तो ये मेरे पास क्या है, एसी इनपुट है। तो दिस इज अवर इनपुट सिग्नल, ठीक है। अब जो मुझे यहां डीसी देखने को मिलेगा उसको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा। जो मुझे डीसी देखने को मिलेगा उसको मैं यहां पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। और यहां पर टाइम कितना होगा भाई, यहां से यहां ये पूरा क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा। बिकॉज इतने टाइम में क्या कर रहा है, ये वेव फॉर्म खुद को रिपीट कर रहा है। तो ये टाइम किसका बराबर होगा, टाइम पीरियड के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। और यहां तक ये कितना हो जाएगा, 3t हो जाएगा। और यहां पर कितना होगा, t/2 के बराबर होगा, ठीक है। इतना ही लिख रहे हैं। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग करना, तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ से सेव ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ताकि मैं इसका रेफरेंस ले सकूं। ठीक है, एक ऐसे यहाँ पे दे दो ताकि थोड़ा सा अच्छे से बन जाए ना। ठीक, इसका एक और बना दो। एक और बना दो। ठीक है भाई, एक और बना दो ऐसे ही। ये लो भाई। अब देखो, मान लो यहां से इनपुट गया फर्स्ट हाफ ऑफ एसी, पॉजिटिव हाफ साइकिल गया। पहले कौन सा गया, पॉजिटिव हाफ साइकिल। ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, सेकंड पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव थर्ड नेगेटिव। मैंने अज्यूम कर लिया जब यहां से एसी का पहला हाफ ऐसे इंटर किया, पहला हाफ पॉजिटिव इंटर किया, यानी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो इंटर किया। मैंने अज्यूम किया कि जो ए है वो कहां पर है, पॉजिटिव है, और बी कहां है, नेगेटिव है। एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इनिशियल कंडीशन में मान लेंगे कि ए पॉजिटिव है और बी कहां है, नेगेटिव में है। अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है और यहां पर 0 है, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में जो डायोड D1 है वो कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस। और जो डायोड D2 होगा वो कैसा होगा, रिवर्स बाइस। तो फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी इनपुट, डायोड D1 इज एट फॉरवर्ड बाइस एंड डायोड D2 इज एट रिवर्स बाइस। और हम सब जानते हैं रिवर्स बाइस में इट एक्ट लाइक ए ओपन सर्किट, यानी यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इट एक्ट लाइक ए ओपन स्विच एंड इट ऑफर ए लार्ज रेजिस्टेंस। इसका मतलब यहां पर इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। बट दिस डायोड D1 इज फॉरवर्ड बाइस, इट मीन it act like a closed switch and offer very low resistance, or we can say negligible resistance, so current will flow in this way। तो करंट कैसे फ्लो करेगी भाई, यहां से इधर की ओर फ्लो करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर मैं थोड़ा सा यहां पर पेन चेंज कर लूं अपना तो मजा ही आ जाएगा।
तो करंट कैसे फ्लो करेगी भाई, इस तरह से फ्लो करेगी पिंक कलर में, मतलब पिंक कलर में फ्लो नहीं करेगी। तो करंट इस तरह से फ्लो करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यहां से इधर, क्या यहां जाएगी, यहां जाएगी भाई, यहां तो जाएगी नहीं, कहां, ये तो कैसा सर्किट है, ओपन सर्किट है, तो उसके रास्ता कहां है, इधर की ओर है, तो करंट इधर को जाएगी, तो करंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो करंट इस डायरेक्शन फ्लो करेगी और फिर यहां से इधर की ओर, फिर यहां से इधर की ओर। तो ये क्या करी, इस तरह से करंट फ्लो करेगी और लोड से करंट फ्लो कर रही है, हमारा लोड यहां पर बल्ब है तो मेरा बल्ब जल जाएगा, बल्ब जला तो मुझे आउटपुट में करंट देखने को मिली, किसके करस्पॉन्डिंग, फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी सिग्नल या एसी इनपुट के करस्पॉन्डिंग। तो यहां पर मुझे इस तरह से एक सिग्नल देखने को मिला, किसके करस्पॉन्डिंग, पहले पॉजिटिव हाफ के करस्पॉन्डिंग, ये मुझे सिग्नल देखने को मिला, बना दिया मैंने, ठीक है। यानी यहां तक की कहानी हो चुकी है। अब क्या घुसेगा अंदर, अब आएगा फर्स्ट नेगेटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट, यानी ये वाला। अब इसकी बारी, अब जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा तो पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, जो पहले पॉजिटिव था अब वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो नेगेटिव था अब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऐसा होते ही जैसे ये नेगेटिव वाला इसके अंदर इनपुट में अंदर करेगा, ये जो है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव। तो भाई ये क्या बन जाएगा मेरा नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव। अब ऐसा होते ही क्या हुआ, ऐसा होते ही यहां पर ये जो डायोड D1 है ये क्या बन गया अब, रिवर्स बाइस, बिकॉज ये नेगेटिव है और ये वाला टर्मिनल कहां पर है, जुड़ा है, जीरो से जुड़ा हुआ है, बिकॉज मैंने इसको जीरो मान लिया, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल कितना मान लिया, जीरो, एज ए ग्राउंड मान लिया मैंने इसको, यहाँ रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तो ये तो पॉजिटिव ही है हमेशा, जीरो है हमेशा। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये कहाँ है, लोअर पोटेंशियल पर, ये कैसा है, हायर पोटेंशियल, सॉरी ये कहाँ है हायर पोटेंशियल पर, और ये कहाँ है लोअर पोटेंशियल पर, ये कहाँ है हायर पोटेंशियल पर, लोअर पोटेंशियल पर, और ये कहाँ है हायर पोटेंशियल पर, बिकॉज नेगेटिव है और ये क्या है जीरो है, इसका मतलब डायोड D1 इज रिवर्स बाइस। दोबारा समझो क्या बोला मैंने, जैसे क्या हुआ, नेगेटिव हाफ साइकिल गया एसी का इसके अंदर, एक ऐसा हो गया नेगेटिव और यहाँ क्या है जीरो है, ये नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल है और ये जीरो है तो ये क्या है हायर पोटेंशियल है। तो इसका मतलब जो डायोड D1 है वो कैसा बाइस है, रिवर्स बाइस है, और ये लार्ज रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन मैं डायोड D2 को देखूं तो ये पॉजिटिव है और ये जीरो है, यानी ये कहाँ है हायर पोटेंशियल पर और ये कहाँ है लोअर पोटेंशियल पर। तो ये जो डायोड D2 है वो कैसा बाइस है, फॉरवर्ड बाइस है, एंड एक्ट लाइक ए क्लोज सर्किट। और ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, यानी यहां से करंट फ्लो करेगी, यहां से करंट ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी फिर ऐसे जाएगी। तो अब मैं यहां पर करंट की डायरेक्शन को दिखा दूं, भाई आंसर है दिखा दूं, क्या दिक्कत है इसमें, ऐसे हरी लाइन से क्या कर रहा हूं मैं, करंट की डायरेक्शन को दिखा रहा हूं। तो यहां से करंट कैसे फ्लो करेगी भाई, इस तरह से करंट फ्लो करेगी इस केस में, यहां से करंट ऐसे गई, यहां से करंट ऐसे, 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 ठीक है। तो करंट इस तरह से यहां पर फ्लो कर रही है। क्या मुझे आउटपुट देखने को मिला लोड के टर्मिनल के बीच, आंसर है देखने को मिला। क्या बल्ब जलेगा, हाँ जलेगा, बिकॉज क्योंकि लोड में करंट फ्लो कर रही है, यानी बल्ब अगर यहां पर लगा रखा है तो बल्ब के अंदर से करंट जा रही है, यानी बल्ब जलेगा। लेकिन क्या करंट की डायरेक्शन में चेंज आया, जो प्रीवियस आउटपुट था और जो अभी वाला आउटपुट है, क्या दोनों केस में करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। आंसर है करंट सेम डायरेक्शन में जा रही है। पिंक वाले एरो को देखो और ग्रीन वाले एरो को देखो, दोनों कहां हैं, सेम डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब इस केस में भी जो करंट यहां पर फ्लो करेगी, आउटपुट जो मुझे देखने को मिलेगा वो वैसा ही देखने को मिलेगा जैसे पिछले वाले हाफ साइकिल देखने को मिला था, यानी इन दिस वे। तो इस समय आउटपुट भी ऐसे ही देखने को मिलेगा जैसे पिछले वाले में देखने को मिला था। फिर ये प्रोसेस अगेन रिपीट होगी, फिर कौन सा जाएगा, ये पॉजिटिव हाफ जाएगा, जैसे ही पॉजिटिव हाफ घुसा फिर ये क्या हो जाएगा अगेन पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, ये क्या हो गया पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। तो दिस बिकम नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, जैसे ये नेगेटिव होगा ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, पिंक वाली करंट फ्लो करेगी, और पिंक वाली करंट फ्लो करेगी तो मुझे यहां पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कहां से कहां की करंट फ्लो करेगी, 1 से 2 की ओर, यानी करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। फिर ये नेगेटिव वाला घुसेगा भाई, और जैसे ये नेगेटिव वाला घुसा ये क्या हुआ पॉजिटिव हुआ, और ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा, और जैसे ही ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जैसे ये फॉरवर्ड बायस होगा कौन सी करंट फ्लो करेगी भाई, ग्रीन वाली करंट फ्लो करेगी, ये वाली करंट ऐसे करके। लेकिन क्या करंट की डायरेक्शन में कोई चेंज आएगा, चेंज नहीं आएगा। तो अगेन मुझे यहाँ पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा, और वैसा ही आउटपुट देखने को मिलेगा जैसे ठीक पीछे वाला था। सेम वही चीज होगी, फिर अगेन ये पॉजिटिव घुसेगा तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव हो जाएगा भाई,
और दूसरा क्या हो जाएगा, ये टर्मिनल क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव हो जाएगा। कर दो इसको नेगेटिव, तो ये क्या हो गया मेरा नेगेटिव हो गया। तो अगेन मुझे यहाँ पर आउटपुट में देखने को मिलेगा करंट कौन सी फ्लो करेगी, पिंक वाली, यानी ये वाली करंट फ्लो करेगी और मुझे यहाँ पर इस तरह से आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगेन सेम प्रोसेस बार बार रिपीट होगी, फिर ये फिर ये। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा दिखाने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, तो पिंक वाले को पिंक से दिखा दो और ग्रीन वाले को ग्रीन से दिखा दो। ये करंट किससे करस्पॉन्डिंग है भाई, पिंक करंट के करस्पॉन्डिंग। ये वाला आउटपुट किससे करस्पॉन्डिंग है, पिंक के करस्पॉन्डिंग। ये आउटपुट किससे करस्पॉन्डिंग है, पिंक वाली करंट के करस्पॉन्डिंग। डायग्राम में देखो, ठीक है। अगेन ये करंट किससे करस्पॉन्डिंग है, पिंक वाली के करस्पॉन्डिंग। ठीक, फिर दूसरा क्या है मेरे पास, यहाँ ग्रीन है, तो ग्रीन वाले करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, ये करंट किसके करस्पॉन्डिंग है, ग्रीन के करस्पॉन्डिंग। ये करंट ग्रीन के करस्पॉन्डिंग, ये करंट ग्रीन के करस्पॉन्डिंग। फिर आगे ये वाली करंट आगे आएगी तो वो ग्रीन के करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, नेगेटिव हाफ वाली। किधर है बात इतनी, ओके। तो दिस इज आवर आउटपुट। अब आउटपुट में देखो करंट अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। आंसर, करंट कैसी है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। और ऐसी करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डीसी करंट बोलते हैं, यानी डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट थी, मैंने उसको किस में चेंज कर दिया, डायरेक्ट करंट में चेंज कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है इतनी बात। तो दिस इज वर्किंग ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। क्लियर है, ओके। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो ये मेरे पास क्या निकल गया भाई, आउटपुट। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, इस तरह से आउटपुट लिख दोगे। ठीक, अब यहां पर कभी कभी क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है, इस तरह से, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो हमने कल क्या किया था, मैं परसों क्या किया था, आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर निकल के आई थी। और कितने निकल के आई थी, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर मैं हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट जो होता है वो किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन क्या यहां पर ही बराबर होते हैं, एक बात समझना, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो भाई जितने टाइम में एक वेव फॉर्म खुद को रिपीट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ऊपर वाले केस में वेव फॉर्म इसके बाद खुद को रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद रिपीट कर रहा है, फिर इसके बाद रिपीट कर रहा है, यानी कितना टाइम ले रहा है भाई, टी टाइम ले रहा है। तो मेरे पास जो इनपुट है, फॉर इनपुट, अगर मैं किसके देखूं भाई, यहां पर फॉर इनपुट देखूं, फॉर इनपुट अगर मैं यहां पर ऐसे लिखूं, फॉर इनपुट, इनपुट के लिए मेरे पास जो टाइम पीरियड है वो कितना है बताओ, टाइम पीरियड इक्वल टू किससे कितना है, टाइम पीरियड इक्वल टू किसके बराबर है, टी के बराबर है। और हम सब जानते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है। अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं, इनपुट एफ इन निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये 1/t आ जाएगा। तो एफ इन इक्वल टू कितना आ गया, 1/t आ गया। अब किसके लिए देखो भाई, यहां पर आउटपुट के लिए देखो, इसी के नीचे लिखना आप लोग, फॉर आउटपुट, फॉर आउटपुट। अगर मैं आउटपुट के लिए देखूंगा तो आउटपुट के लिए जल्द से बताओ टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जितने टाइम में कोई एक वेव फॉर्म खुद को रिपीट करता है। देखो यहां से एक वेव फॉर्म गया, इसने खुद को रिपीट कर लिया, यानी टाइम कितना हो गया, टाइम पीरियड कितना हो गया, t/2 हो गया। ये t/2 है और ये टाइम कितना है, t है। लेकिन इस जो आउटपुट है हमारे पास, उसमें जो वेव बन रही है, उस वेव फॉर्म ने खुद को कितने टाइम बाद रिपीट किया, t/2 टाइम के बाद रिपीट किया। तो इस केस में जो टाइम पीरियड है, इस केस में जो टाइम पीरियड है वो किसके बराबर है, t/2 के बराबर है। अगर टाइम पीरियड t/2 है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट विल बी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। ये होता है नहीं होता है, आंसर है हाँ जी होता है। अगर ऐसा होता है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो भाई यहां से मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, कैसा, कि जो मेरे पास
एफ आउट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड कितना है, t/2 है, ये 2 ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 2 इंटू 1/t आ गया। अब 1/t जो है वो किसके बराबर है, एफ इन के बराबर है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो मेरे पास एफ आउट है वो किसके बराबर है, 2 टाइम ऑफ एफ इन के बराबर है, 2 टाइम ऑफ एफ इन के बराबर है। यानी इस केस में, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होती है वो 2 टाइम हो जाती है। इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो 2 टाइम हो जाती है। क्या कहने का मतलब हुआ इसका, अगर मैं ये बोलूं कि जो एसी इनपुट है जो कि भारत में होती है कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है, तो फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफायर अगर मैं एफ आउट निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, इसका 2 टाइम, यानी कितना आ जाएगा ये 100 हर्ट्ज आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 100 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहां पर समझनी होगी। तो दिस इज आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेंटर टेप या फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों के लिए सेम ही होता है। आप वो वाला पढ़ोगे तो वहां भी यही होगा, इसमें थोड़ा चेंज आएगा, वर्किंग में चेंज आएगी, बस डायग्राम चेंज अलग होगा, अलग, बाकी सब चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक, ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आई आपको कि क्या हमने यहां पर किया। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहां पर अब हम किसके बारे में, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हेड डालो इस तरह से, क्या, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। हेडिंग क्या है हमारी, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, यही पढ़ने वाले थे हम, हमने फर्स्ट में टॉपिक लिखे थे, एक बार देख लें कि क्या पढ़ने वाले थे हम। कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग हो गई। ठीक है, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर हमने परसों पढ़ी हुई है, तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। क्या होता है इफिशिएंसी का फॉर्मूला, इफिशिएंसी ईटा इक्वल टू होता है मेरे पास कैसे, या फिर आप सीधे फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर या सिंपल रेक्टिफायर, दिस विल बी इक्वल टू डीसी आउटपुट पावर, डीसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट एसी पावर, अपॉन इनपुट एसी पावर। ये जो रेशियो होता है वही किसके बराबर होता है, इफिशिएंसी के बराबर होता है। अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, इफिशिएंसी को ईटा से दिखाते हैं हम, तो ईटा विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईटा विल बी इक्वल टू पी आउट, पी आउट जो कैसा होगा भाई, डीसी होगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, पी इन जो कैसा होगा मेरा, एसी होगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। अभी तो खाली डेफिनेशन है, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर कितनी होगी। तो उसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, पी आउट डीसी निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पी इन एसी निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ कैलकुलेशन फॉर ईटा, नाउ कैलकुलेशन फॉर ईटा, यानी इफिशिएंसी ऑफ हाफ फुल वेव रेक्टिफायर के लिए कैलकुलेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइंड पी आउट डीसी, फाइंड पी आउट डीसी। अगर आपने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा हुआ है तो पी आउट डीसी का जो फॉर्मूला होता है किसका होता है, आई डीसी या फिर एवरेज डीसी पावर, सॉरी एवरेज डीसी करंट का स्क्वायर इनटू कितना आ जाएगा, लोड रेजिस्टेंस आरएल। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला मैंने, इस डायग्राम से समझो। जो आउटपुट है वो इस तरह से वेरी कैसे मिल रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, यानी जो आउटपुट का मैग्नीट्यूड वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डीसी का। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इसका एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है, जो कि वेरी नहीं है, जिसको हम एज ए कांस्टेंट मान सकते हैं। साथ ही साथ जो डीसी है मेरे को कहां मिल रही है, इस आरएल के टर्मिनल के बीच मिल रही है, यानी आउटपुट मुझे यहां तो मिल रहा है, तो इसके रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा मेरे पास, आरएल हो जाएगा। इस सिंपल फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहां से मैंने P आउट डीसी इक्वल टू क्या लिख दिया, P एवरेज डीसी का स्क्वायर इनटू आरएल। ठीक, तो नाउ इसको कुछ इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1 बोल दो।
आपको अब सिंपल क्या निकालना है, आई एवरेज डीसी निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे आप, हमने हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए आई एवरेज डीसी निकाला था, सेम उसी तरह से यहां पर हम क्या निकालेंगे, आई एवरेज डीसी फाइंड करें, जिसको हम सिंपली आई डीसी ही बोल देते हैं। ठीक है, आई एवरेज डीसी को ही हम क्या बोलते हैं, आई डीसी ही बोल देते हैं। ठीक, अगर मैं एवरेज करंट की बात करूं, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने क्लास 12th में ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ी हुई है, मैंने पढ़ाई भी, अगर नहीं पढ़ी तो एक बार जाके उसको देख लो, क्योंकि वहां से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो जो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है फॉर ए कंप्लीट साइकिल ऑफ टाइम पीरियड टी, दिस विल बी इक्वल टू कितना होता है, इंटीग्रेशन 0 से टी आई डी टी अपॉन में कितना आता है, इंटीग्रेशन 0 से टी इंटू डी टी। ये फॉर्मूला हमें पता होता है। ठीक है, एवरेज करंट का या एवरेज करंट फॉर ए कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल का जो एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है ये होता है, जहां टी क्या है, इसका टाइम पीरियड है। अब हमने एक चीज और पढ़ी हुई है कि ये जो मेरे पास आई यहां पर लिखा हुआ है, ये आई क्या है मेरे पास, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। जो आई है वो किसके बराबर है, आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर है। और यहां जो मेरे पास ओमेगा है, दिस ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर है, सॉरी ये जो ओमेगा है यहां पर किसके बराबर है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी के बराबर है। ओमेगा किसके बराबर है, 2 पाई बाई टी के बराबर है। ठीक है, बात इतनी समझ में आ गई बात, ओके इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं यहाँ पर अज्यूम कर लूँ कि लेट, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ इस फॉर्मूले को, मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ यहाँ पर, अजम्पशन क्या है मेरा, समझना, लेट ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। मैंने अज्यूम कर लिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ओमेगा इज कांस्टेंट, तो डी टी ओमेगा डी टी इक्वल टू कितना आ गया, डी थीटा आ गया। तो यहां से मेरे पास डी टी इक्वल टू कितना आ गया, डी थीटा अपॉन ओमेगा आ गया। डी टी इक्वल टू डी थीटा अपॉन ओमेगा आ गया। ठीक है, अब एक काम करो, ये सारी वैल्यू उठाओ। नाउ इक्वेशन, दिस इक्वेशन बिकम, जो आई एवरेज है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो आई एवरेज विल बी इक्वल टू, ये तो टी हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/t। ठीक है, 1/t को फिर मैं यहाँ से वेरी कर दूंगा, तो 1/t दिस इज इंटीग्रेशन 0 से, और लिमिट क्या आ जाएगी देखो, थीटा इक्वल टू 0 है, सॉरी टी इक्वल टू 0 है, तो थीटा भी कितना हो गया, 0 हो गया। अगर टी इक्वल टू कितना हो जाए, टी इक्वल टू कैपिटल टी के बराबर हो जाए, देखो यहां पर, यहां से मैं ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितनी है भाई, 2 पाई बाई टी इंटू टी, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो इस केस में थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 पाई के बराबर, यानी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी इसकी, 2 पाई हो जाएगी। और फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी को जो कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। और ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, डी थीटा है, इससे कितना आ जाएगा, डी थीटा बाई ओमेगा आ जाएगा। इस ओमेगा को बाहर लिख दो, ये डी थीटा ऐसे रहने दो, इस ओमेगा को यहाँ लिख दो, और ओमेगा इंटू टी कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। तो दिस फॉर्मूला ऑफ आई एवरेज, तो जो आई एवरेज का फॉर्मूला कितना होगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई आई नॉट साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, आई नॉट साइन थीटा डी थीटा, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब इस फॉर्मूले का यूज करके मुझे इस आई एवरेज डीसी स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी आई एवरेज डीसी की वैल्यू निकालनी है। लेकिन मुझे यहां पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्यों मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, ड्यू टू सिमेट्री एंड दिस पीरियोडिसिटी। देखो भाई, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, ये फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है भाई, इस टाइप के फंक्शन के लिए जो अपने आप को टी टाइम के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यानी ये जो फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, कौन सा वाला, ये वाला, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर दिस फंक्शन, और वी कैन से दिस टाइप ऑफ वेव फॉर्म, जो अपने आप को टी टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। यानी इसमें जो पीरियोडिसिटी है वो टी टाइम के बाद आ रही है, लेकिन जो मेरा आउटपुट है उसमें जो पीरियोडिसिटी है और जो सिमेट्री है वो यहीं पर मिल जा रही है मेरे को। ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, लेकिन जो इसका टाइम पीरियड है वो कितना है, टी नहीं है, t/2 है। अगर मैं इसके फॉर्म में लिखूं तो यहां पर कितना होगा, सॉरी थीटा के टर्म में लिखूंगा तो ये मेरे पास कितना होगा, 0 होगा, यहां कितना होगा, पाई होगा, यहां कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, तो मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूं,
यहां मेरे पास क्या आया 2 पाई आया, लेकिन जो मेरा डीसी आउटपुट है उसके लिए स्लो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा, बिकॉज ये कहां पर है भाई, ये कहां से रिपीट हो रहा है, पाई से रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर ये बात समझ में आ रही है तो अब मेरे पास जो कैलकुलेशन होगी वो किसके लिए होगी, बस थोड़ा सा यहां माइनर सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा कि जो मेरे पास आई एवरेज होगा फॉर डीसी आउटपुट, फॉर डीसी आउटपुट ड्यू टू सिमेट्री एंड पीरियोडिसिटी, व्हाट वी हैव आई एवरेज डीसी विल बी इक्वल टू 1/पाई, 2 पाई का जो क्या आ गया, पाई आ गया, इंटीग्रेशन 0 से पाई, एंड दिस इज आई नॉट, दिस वन इज साइन थीटा डी थीटा। अब ये फॉर्मूला है, फटाफट से कैलकुलेशन करो, आंसर निकल के आ जाएगा। तो अगर मैं अब इसको कैलकुलेट करना चाहूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/पाई ऐसे रहा ये, और आई नॉट बाहर आ गया भाई, आई नॉट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, आई नॉट बाहर ले लो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ आ जाएगी हमारी, 0 से पाई आ जाएगी। लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो, तो यहाँ से मेरे पास जो आई एवरेज डीसी निकल के आए, कितना निकल के आएगा, 2I0/पाई निकल के आ जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा, 2I0/पाई निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो जो एवरेज डीसी करंट है वो किस बराबर है, 2I0/पाई के बराबर है, जहां I0 क्या है, मैक्सिमम करंट है। ठीक है, I0 इज मैक्सिमम करंट, यानी जो AC की मैक्सिमम है वो I0 है, 2I0/पाई, दिस इज अवर एवरेज डीसी। एवरेज डीसी ये इतना है। अब यहां से क्या निकल जाएगा, फिर P आउट डीसी निकल जाएगा। तो P आउट डीसी निकालने के लिए मैं अगला पेज यूज कर लूं या इसी में लिख लूं, अगला पेज यूज कर लूं। नाउ अगर मैं यहां से अब क्या निकालूं, P आउट डीसी निकालूं, क्या निकालूं भाई, P आउट डीसी निकालने को जाऊं तो दिस विल बी इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, आई एवरेज डीसी का होल स्क्वायर इंटू कितना आ गया, RL आ गया। ये वैल्यू पुट करो तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, P आउट डीसी विल बी इक्वल टू, ये मैंने अभी निकाला कितना है, 2I0/पाई का होल स्क्वायर इंटू कितना आया, RL आ गया। से इट इज सम इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मुझे क्या निकालना है, जो एवरेज AC इनपुट पावर है वो निकालना है, यानी AC इनपुट पावर कितनी है वो निकालना है। यानी अब मुझे क्या निकालना है, PAC इनपुट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला होता है, हमने कल ही पढ़ा हुआ है, क्या, IRMS का स्क्वायर इंटू, अब यहां पर मेरे पास जो रेजिस्टेंस आएगा, अब ध्यान समझना, इनपुट के लिए भाई कुछ रेजिस्टेंस मेरा डायोड ऑफर करेगा, और कुछ रेजिस्टेंस भाई ये भी ऑफर करेगा, कौन, लोड रेजिस्टेंस, और कुछ रेजिस्टेंस ये कॉइल भी ऑफर करेगी, लेकिन उसको हम नेगलेक्ट मान रहे हैं, यानी उसको हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि भाई कॉइल भी, जो मेरे पास सेकेंडरी कॉइल है वो भी तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगी, तो उसको मैंने क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, लेकिन करेगी, ये आप दिमाग में रखना प्रैक्टिकली। तो कुछ रेजिस्टेंस किसका होगा, इस डायोड का, और कुछ किसका होगा, ये लोड रेजिस्टेंस जो कि है ही। तो भाई दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा इस केस के लिए, तो इस केस के लिए जो मेरे पास रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा भाई, RL प्लस RF। जो RF है वो किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का रेजिस्टेंस है। यहां पर जो RF है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ डायोड है। दिस इज अवर रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो इसे कुछ इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। अब मेरी कैलकुलेशन किसके लिए होगी भाई, IRMS के लिए। बताओ भाई IRMS कितना होता है। कल हमने DC वाले में पढ़ा था, फॉर DC, सॉरी कल हमने किसके लिए पढ़ा था, परसों, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए जो IRMS होता है वो कितना होता है भाई, I/2 के बराबर होता है। ऐसा क्यों आया था वहां पर, क्योंकि वहां पर हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट देखने को मिल ही रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर मेरे को फुल साइकिल के लिए क्या देखने को मिल रहा है,
आउटपुट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर जो आरएमएस वैल्यू होगी वही होगी जो हमने क्लास 12th में पढ़ी थी, यानी जो हमने कहाँ पढ़ी थी, जब हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ी थी। अगर नहीं पढ़ी है आपने तो एक बार लेक्चर जाकर देख सकते हो। इसके लिए वैल्यू कितनी होती है, I0/√2 के बराबर होती है। IRMS की वैल्यू कितनी होती है, I0/√2 के बराबर होगी। अब फटाफट से ये वैल्यू उठाओ, यहाँ से यहाँ रखो, तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर AC इनपुट पावर निकल के आ जाएगी। तो PAC इनपुट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, IRMS यानी कितना आ गया, I0/√2 का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा ये, RF प्लस कितना आ गया, RL प्लस RF आ गया। ठीक है, तो सेट इज समीकरण क्वेश्चन नंबर 4। इसे मैंने क्या बोल दिया, समीकरण नंबर 4 बोल दिया। अब मुझे क्या निकालना है भाई, यहाँ पर ईटा निकालना है। नाउ वी कैन फाइंड इफिशिएंसी, ईटा विल बी इक्वल टू PDC की वैल्यू कितनी है, 2 का मतलब कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया ये, तो हियर वी हैव 4 I0 का स्क्वायर एंड अपॉन हियर वी हैव पाई स्क्वायर इनटू RL, और अपॉन में कितना आ जाएगा, PAC जो कितना है अगेन मेरे पास, I0 का स्क्वायर अपॉन √2 का मतलब कितना होगा, आजकल 2 हो जाता है, और इनटू कितना आ गया ये, हियर वी हैव RL प्लस RF। ठीक है, कर दिया। अब कुछ चीज़ें कट रही होंगी, काट दो फटाफट। जैसे यहाँ पर I0 स्क्वायर से I0 स्क्वायर चला गया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कितना आ गया ये आ गया मेरे पास कितना, ईटा इज इक्वल टू 4 दूना 8 अपॉन पाई स्क्वायर इंटू हियर वी हैव RL अपॉन दिस इज RL प्लस का RF। तो दिस इज अवर फॉर्मूला ऑफ ईटा, और वी कैन से फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, थोड़ा बहुत इस फॉर्मूला मॉडिफिकेशन कर सकते हो। क्या कह सकते हो, देखो दिस ईटा विल बी इक्वल टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर, ये RL तो ऐसे रहने दो, नीचे से RL बाहर ले लो, अंदर कितना बच गया, 1 प्लस का RF अपॉन RL, और फिर कुछ चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, RL से RL चला गया, तो ये मेरे पास क्या आया, यहाँ मेरे पास ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईटा इक्वल टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर, हियर वी हैव 1 अपॉन कितना आ गया ये, 1 प्लस का RF अपॉन RL। तो दिस इज अगेन अनदर फॉर्मूला ऑफ इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दे, ज़्यादा कुछ खतरनाक नहीं किया। नाउ अब मैं यहाँ पर एक स्पेशल केस लिख सकता हूँ, क्या परसों भी लिखा था हमने, इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या होगा वो स्पेशल केस, अगर मैं ये बोलूँ इफ दिस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज लेस देन इन कंपेयर टू लोड रेजिस्टेंस, जो कि होता भी है, ये किलो ओम के ऑर्डर का होता है, ये 0.5 ओम 1 ओम ऐसे कुछ होता है, या 10 ओम, जो कि बहुत कम है इन कंपेयर टू दिस लोड रेजिस्टेंस। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ भाई, जो मेरे पास RF अपॉन RL है, दिस इज लेस देन 1, यानी दिस टर्म कैन बी नेग्लिजिबल। इफ दिस टर्म कैन बी नेग्लिजिबल फॉर दिस केस, दिस ईटा विल बी इक्वल टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये, 8 अपॉन पाई स्क्वायर आ जाएगा। दिस ईटा विल बी इक्वल टू 8 अपॉन पाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दो, पॉइंट में वैल्यू निकाल दो। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कैलकुलेटर। 8 अपॉन पाई स्क्वायर, 8 अपॉन पाई स्क्वायर की वैल्यू 3.14, फिर इसका स्क्वायर, यानी मतलब एक बार और डिवाइड करेंगे हम, डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये कितना आ गया, देखो मेरे पास ईटा इक्वल टू आ गया मेरे पास यहाँ पे कितना, 0.811 के आसपास, 0.811 के आसपास। अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो ईटा परसेंटेज कितना आ जाएगा, ये 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 हो जाएगा ये, तो 81.1%। तो इसका मतलब जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो हाईली क्या होता है,
इफिशिएंट होता है, इसकी इफिशिएंसी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जो मुझे यहाँ से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 81 पॉइंट, यानी 80 के आसपास होती है। तो ये हाईली क्या होता है, इफिशिएंट होता है। तो अपने आप ही ये जो हमारे पास पहला रेक्टिफायर था जिसको हम हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, जिसकी इफिशिएंसी लगभग 40 के अबाउट होती है, 40% के अबाउट, उससे तो क्या है 2 गुना बेहतर है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर है। अब मेरे पास इसमें लास्ट टॉपिक बचा क्या, पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है, टॉपिक होने वाला है, मतलब पॉइंट होने वाला है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी वैसे भी। देखो क्या है भाई, क्वेश्चन है इस तरह से, क्या पीक इनवर्स वोल्टेज, कि भाई पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होती है, एक नई बला, एक नई चीज, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बला नहीं बोलेंगे भाई, बहुत अच्छी चीज है पीक इनवर्स वोल्टेज, कि भाई पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, ये पीक इनवर्स वोल्टेज समझो भाई। इसमें एक बार कमेंट हमने बहुत पहले भी किया था, जब हमने आई थिंक दूसरे या तीसरे लेक्चर में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, रिवर्स बाइसिंग ऑफ डायोड पढ़ रहे थे। होता क्या है भाई, ये मेरे पास डायोड है इस तरह से, इसकी अगर मैं रिवर्स बाइस कैरेक्टरिस्टिक देखूं, तो रिवर्स बाइस में ये मेरे पास क्या है, -VD है, और यहां मेरे पास ये करंट है ID। तो इन केस ऑफ रिवर्स बाइस पहले इनिशियली बहुत छोटी सी करंट फ्लो करती है, फिर करंट कांस्टेंट हो जाती है, फिर एक ऐसे वोल्टेज आता है जिसके बाद एकदम से करंट इंक्रीज करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एवलांच बोलते हैं, या फिर ब्रेकडाउन बोलते हैं। और इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन रीजन, या फिर जेनर रीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेनर रीजन बोलते हैं। ठीक है, अब जेनर रीजन में आने के लिए एक पर्टिकुलर रिवर्स बाइस वोल्टेज की जरूरत होती है। अगर उससे वो कम है वो वोल्टेज, तो वहां पर ब्रेकडाउन हमें देखने को नहीं मिलता। इस केस के लिए मान लो ये वोल्टेज कितनी है, इतनी है। अगर अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड रिवर्स बाइस वोल्टेज इससे कम है, तो मुझे ये एवलांच देखने को नहीं मिलेगा, ये ब्रेकडाउन मुझे देखने को नहीं मिलेगा, यानी डायोड इस जेनर रीजन में नहीं कूदेगा। और इसी वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं भाई, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये डिपेंड करता है कि डायोड में डोपिंग किस तरह से कर रखी है, कौन सा मटेरियल का डायोड है, वो जर्मेनियम का है, सिलिकॉन का है, या फिर गैलियम आर्सेनाइड का है। उस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके लिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, या इसको कभी कभी हम पीक इनवर्स रेटिंग भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स रेटिंग भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, ठीक है भाई तो हमने पहले ही पढ़ा था एक बार, यहां पर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। यहां पर हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, जब वो काम करता है तो उसके काम करने के दौरान वहां पर एक ऐसा वक्त आता है कि भाई वो डायोड रिवर्स बाइस होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक बार रिवर्स बाइस होता है, एक बार वो फॉरवर्ड बाइस होता है। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 डायोड हैं, उसमें से एक रिवर्स बाइस होगा और दूसरा कैसा होगा, फॉरवर्ड बाइस। फिर पहला वाला रिवर्स बाइस, दूसरा वाला फॉरवर्ड बाइस। यानी दोनों में, चाहे वो हाफ वेव रेक्टिफायर हो या फुल वेव रेक्टिफायर हो, वहां पर एक ऐसा समय आता है जहां पर एक डायोड रिवर्स बाइस होता है। अब जरा समझना, अगर मैं किसका देखूं, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले किसके लिए, फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। पहले बनाओ भाई हाफ वेव रेक्टिफायर कैसा होता है, कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। ये मेरे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है, ये मैंने क्या लगा दिया, डायोड लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया, लोड रेजिस्टेंस RL लगा दिया। ठीक है, और यहां मुझे क्या देखने को मिलेगा भाई, आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक, और यहां इस तरह से क्या होगा, आयरन कोर भी होंगे, यहां से हम क्या देंगे, इनपुट देंगे, और यहां मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। मान लो अभी जो डायोड D है ये रिवर्स बाइस है, रिवर्स बाइस होने के लिए ये कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, और इसे कैसा होना पड़ेगा भाई, पॉजिटिव। रिवर्स बाइस होने के लिए इसे कैसा होना पड़ेगा, नेगेटिव, इसे कैसा होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अगर ये रिवर्स बाइस वोल्टेज, ध्यान समझना बात को, अगर ये रिवर्स बाइस वोल्टेज इस डायोड की PVR रेटिंग से ज्यादा हो गई, समझना बात को, कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये रिवर्स बाइस वोल्टेज इस डायोड की
पीवीआर नहीं, क्या बोल रहा हूं, पीआईवी, पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा और डायोड खराब हो जाएगा और मेरा जो रेक्टिफायर है वो भी खराब हो जाएगा, काम ही नहीं करेगा उसके बाद। यानी मुझे यहां पर इस डायोड को इस तरह से चूज करना पड़ेगा कि उसकी जो पीक इनवर्स वोल्टेज है वो ये जो यहां पर आउटपुट आ रहा है उससे क्या हो, ज्यादा हो या उसके बराबर हो, काम चल सकता है, या कितनी हो अगर ये सवाल पूछा जाए, वो तो मुझे पता है इसलिए मैंने बोल दिया कि इन केस कितनी होनी चाहिए, उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अब माना मुझे प्रूफ करना है कितनी होनी चाहिए, समझना जरा बात को। जैसे ये रिवर्स बाइस हुआ, रिवर्स बाइस में क्या करंट फ्लो करती है, हाँ थोड़ा तो करती है भाई, रिवर्स बाइस में थोड़ा तो करंट फ्लो करती है, आंसर आज ही करती है। जो कौन सी करंट होती है, रिवर्स करंट होती है। लेट अस से इस डायरेक्शन में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, रिवर्स करंट, जिसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, माना वो है ही नहीं ऐसा हम बोल देते हैं उसको, ठीक है। अब ये करंट ऐसा अगर फ्लो कर रही है और मेरा डायोड इस रीजन में एंटर नहीं कर रहा है, यानी जो पोटेंशियल है यहां पर वो इससे ज्यादा नहीं है, पीक इनवर्स वोल्टेज से ज्यादा नहीं है, तो यहां पर जो वोल्टेज होगा इस डायोड के टर्मिनल के बीच वो किसके बराबर होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर होगा। मैक्सिमम तो इतना ही हो सकता है ना, अगर उससे ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा नेगेटिव हो गया तब तो ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो माना वो कंडीशन यहां पर आ चुकी है और यहां पर जो मेरे पास वोल्टेज है कैसे होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, बिकॉज करंट ऐसे जा रही है रिवर्स करंट, तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर होगा, पीक इनवर्स वोल्टेज के बराबर होगा, ऐसा कुछ है। अब क्या करो फिर यहां पर इस तरह से लूप लॉ लगाओ किरचॉफ का। देखो भाई कैसे लगाएंगे, ये किरचॉफ का लूप लॉ, लेट अस से यहां पर जो मेरे पास पोटेंशियल ड्रॉप है इन दो पॉइंटों के बीच वो कितना है, Vm के बराबर है, तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आया, यहां से यहां आने में Vm का आया, फिर मैं यहां से यहां गया, यहां पोटेंशियल ड्रॉप मान लिया कितना आया मेरे पास, इसके बीच पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता है, V आउट के बराबर होता है, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, V आउट, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ऐसा तो होगा। तो कैसा आएगा, ये नेगेटिव का V आउट आ जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, और फिर कैसा आएगा इधर पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा, ये माइनस का PIV आ गया, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक। अब देखना इन रिवर्स बाइस इन रिवर्स बाइस जब ये डायोड रिवर्स बाइस होगा तो क्या मुझे यहाँ पर P आउट देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिलेगा, करंट फ्लो करेगी लेकिन जो P आउट होगा कितना होगा, 0 होगा, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो when this diode reverse bias then output will be 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया, तो यहां से मेरे पास Vm माइनस का PIV कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये मेरे पास यहां से अगर PIV निकालूं कितना आ जाएगा, ये Vm के बराबर आ जाएगा। यानी जो यहां पर जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा PI की वैल्यू या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए फॉर सेफ्टी। तो जो इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर जो मेरे पास पीक इनवर्स रेटिंग होनी चाहिए डायोड की वो ग्रेटर देन इक्वल होनी चाहिए किसके, Vm के, ठीक है। एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इसी से रिलेटेड कल वाले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल भी था, ठीक है, जो छूट गया था वहां पर, आप कर लेना। तो जितना यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना आउटपुट मिलेगा मुझे सेकेंडरी कॉइल के टर्मिनल के बीच, उसी के बराबर क्या होना चाहिए, उससे ज्यादा क्या होना चाहिए, PIV रेटिंग होनी चाहिए, ठीक है। अगले बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, किसके लिए देखते हैं आप, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। अगला हमारे पास क्या है भाई, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। देखो भाई फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, फॉर फुल वेव रेक्टिफायर, सबसे पहले क्या करो, फटाफट से डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से एक कॉइल ये है, फिर एक कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल बना दी यूँ करके, ठीक है। एक डायोड D1 यहाँ लगा दिया मैंने, एक डायोड D2 यहाँ लगा दिया मैंने, ठीक है। और फिर यहाँ से सेंटर टैप कर दिया और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, लोड रेजिस्टेंस। तो ये मैंने क्या लगा दिया, यहाँ RL लगा दिया और मुझे आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। ये नीचे की ओर बना दूँ तो मुझे आउटपुट यहाँ देखने को मिलेगा जो किसका होगा, V नॉट के बराबर, या V आउट बोल दो इसको, जो DC आउटपुट है, ठीक है। लेट अस से दिस इज आवर डायोड D1, दिस इज आवर डायोड D2। अब होता क्या है, यहाँ पर एक फॉरवर्ड बायस होता है और एक रिवर्स बायस होता है। तो मान लो जो D1 है वो रिवर्स बायस है, इसका मतलब ये पॉइंट कैसा होगा, अगर D1 रिवर्स बायस है,
अगर D1 रिवर्स बाइस है तो दिस पॉइंट विल बी नेगेटिव। अगर D1 रिवर्स बाइस है तो ये जो पॉइंट है कैसा होगा, नेगेटिव, ये पॉइंट कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, और जैसे ये रिवर्स बाइस होगा क्या यहाँ करंट फ्लो करेगी? हाँ करेगी। कौन सी करंट? वो रिवर्स वाली करंट। कौन सी वाली? अभी बताया था ना आपको, ये करंट फ्लो करेगी जो कि बहुत ही कम होगी। ठीक है, अब ये करंट फ्लो कर रही है, लेकिन क्या फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगी? हाँ करेगी भाई, यहाँ को तो करंट फ्लो करेगी ना ऐसे करके, यहाँ को तो ऐसे करंट फ्लो करेगी, बिकॉज दिस D2 इज फॉरवर्ड बाइस, बिकॉज D1 इज रिवर्स बाइस, तो करंट तो ऐसे फ्लो कर रही है भाई। ठीक है, लेकिन इस केस में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन करेगी भी तो मेजर करंट फ्लो नहीं करेगी, लेकिन कौन सी करेगी? रिवर्स वाली। अगर मैं रिवर्स करंट फ्लो कराऊं तो विच इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी करंट होगी यूं करके, जिसको मैं बाद में नेगलेक्ट करने वाला हूं, तो ये करंट ऐसे फ्लो करेगी। ठीक है, यूं करके ना। अब इस केस में प्ले करेगा क्या मेरा यहां पर, इसका पीक इनवर्स वोल्टेज, जो कैसे होगा भाई, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा? PIV से। यहां इसका पॉजिटिव होगा, यहां इसका नेगेटिव होगा। ठीक है, देखो थोड़ी देर पहले डायग्राम में मैं डिस्कस किया था कि यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप मानो कितना है, VM है। मान लिया पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, यहां से लेकर यहां तक, इसको मैंने कितना बोल दिया, VM बोल दिया। अगर ये VM है तो ये भी कितना होगा भाई, VM के बराबर होगा। ये भी कितना होगा, VM के बराबर होगा। ठीक है बात, ओके। नाउ अब इसमें क्या लगाओ, लूप लगाओ। ये लूप है मेरे पास, घूमो भाई इसमें। अगर मैं इसमें घूमूंगा, जब मैं यहां से यहां गया तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, VM के बराबर, और कैसा आएगा, पॉजिटिव। जब मैं यहां से यहां गया, मैं लोड को पार कर रहा हूं, क्या लोड में कोई पोटेंशियल ड्रॉप है इस केस में? इस केस में है, क्योंकि करंट तो उसमें जा रही है ना यहां से यूं करके, जो किसके बराबर है, V आउट के बराबर है, जो किसके बराबर होगा, माइनस का V आउट। माइनस क्यों बोला, बिकॉज मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो कितना आ गया भाई, ये माइनस का V आउट आ गया। ठीक है, माइनस का माइनस आएगा, प्लस आएगा। मैं करंट के अपोजिट आ रहा हूं तो कैसा आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, कैसा आएगा, प्लस आएगा, बिकॉज मैं ऐसे जा रहा हूं और करंट ऐसे जा रही है। ठीक है बात, ओके। फिर उसके बाद मैं यहां से यहां गया, फिर यहां पर क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप माइनस का कितना आ जाएगा, पीक इनवर्स वोल्टेज, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब यहां पर सवाल है, ये V आउट किसके बराबर होगा, V आउट किसके बराबर होगा, V आउट किसके बराबर होगा? अगर मैं ये बोलूं दिस इज फॉरवर्ड बाइस, अगर ये फॉरवर्ड बाइस है इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर ये फॉरवर्ड बाइस है इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0। तो यहाँ पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप तो होगा नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप सिर्फ कहाँ पर हो रहा है, RL के वहाँ पर, यानी जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस RL के बीच भी होगा। तो दिस V आउट मस्ट बी इक्वल टू VM, तो ये VM प्लस ये भी कितना होगा, VM के बराबर ही होगा, माइनस का PIV इक्वल टू 0, तो ट्वाइस ऑफ VM हो गया, तो दिस इज इक्वल टू PIV। तो इन दिस केस जो मैक्सिमम या पीक इनवर्स वोल्टेज होगा किसके बराबर होगा, ट्वाइस ऑफ VM के बराबर होगा। या फॉर सेफ्टी पर्पज इस PIV रेटिंग ऑफ डायोड में कितना होना चाहिए, या तो VM ट्वाइस ऑफ VM के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ VM के बराबर होना चाहिए या फिर उससे बड़ा होना चाहिए। ट्वाइस ऑफ VM से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको एक बार खुद से देखना कि कैसे मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ और समझना है इसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। ओह ये तो कतई छोटा हो गया, ये लो भाई। ठीक है, नाउ आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा कि भाई फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, वो भी कौन सा वाला, सेंटर टेप वाला, सॉरी सेंटर टैप वाला, टेप नहीं होता टैप होता है। अब कल क्या करेंगे, पहले जो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है उसको पढ़ेंगे, फिर इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे बने रहिए, मेरे साथ सपोर्ट करते रहिए। एक क्वालिटी कंटेंट मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको बता सकूं। इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में तो यूट्यूब में वैसे ही कम मिलता है, अगर आप NPTEL या फिर MIT की वेबसाइट में नहीं जाते हो तो हिंदी में तो कम ही मिलता है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड
कर सकूं, ताकि आप इस कंटेंट को पढ़कर खाली एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास न कर सको, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनको भी आप क्लियर कर सको। ठीक है, तो यही मेरा एम है। आई होप ये वीडियो तो आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।